हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन को पहले समझने से पहले आप प्रैक्टिकली इस वीडियो को देखिए। देखो, हम लोगों को पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण चलती है तो वह एक सीधे मार्ग में चलती है, लेकिन जैसे हम उसके मार्ग पर दूसरा माध्यम लाते हैं तो वह क्या होती है, प्रकाश की किरण विचलित हो जाती है और अपने मार्ग से विचलित होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि प्रकाश की किरण सीधी है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, दूसरा माध्यम ला रहे हैं तो प्रकाश की किरण क्या हो रही है, विचलित हो जा रही है। अपने मार्ग से विचलित होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। धन्यवाद। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, थ्योरेटिकल समझते हैं इसको। तो देखिए, अगर प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो हम मान लेते हैं कि यह माध्यम नंबर फर्स्ट है और कोई माध्यम नंबर फर्स्ट से कोई प्रकाश की किरण माध्यम नंबर सेकंड में जा रही, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं यह माध्यम नंबर सेकंड है। अब माध्यम नंबर फर्स्ट से यदि कोई प्रकाश की किरण माध्यम नंबर सेकंड में जाती है तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक अभिलंब है, यह अभिलंबवत रेखा खींच दी। अब देखिए, यदि कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण जानी चाहिए थी सीधी, मार्ग में सीधी निकल जानी चाहिए थी। लेकिन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। कहने का मतलब, जा रही थी सीधी लेकिन माध्यम चेंज होने के कारण यह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गई। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लिखोगे क्या आप प्रकाश का अपवर्तन, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन में कि कौन कौन सी चीजें चेंज होती हैं, यानी कि किन किन चीजों में परिवर्तन होता है। तो पहले तो हमने यही समझा कि मार्ग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब बात करते हैं वेग की। तो प्रकाश के अपवर्तन में देखिए, वेग में भी परिवर्तन होता है। जैसे बात करें निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जैसे ही माध्यम चेंज करते हैं तो चाल का मान भी परिवर्तित हो जाता है या कहीं कम हो जाता है वायु या निर्वात की अपेक्षा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हम लोग यदि क्या कर रहे हैं, पृथ्वी में दौड़ रहे हैं और वायु आसपास का माध्यम है तो क्या होगा, हम आसानी से दौड़ सकते हैं। लेकिन यदि हम कहें कि कोई व्यक्ति है जो क्या करना चाहता है, जल में दौड़ना चाहता है, तो जब जल में दौड़ेगा तो क्या होगा कि उसके लिए माध्यम वायु ना होकर जल हो गया, जिस कारण से उसको ज्यादा रुकावट होगी, जिस कारण से उसका जो वेग होगा वायु वाले व्यक्ति की अपेक्षा थोड़ा सा कम होगा। ऐसा ही यहां पर भी बात कर रहे हैं कि जब निर्वात में प्रकाश की किरण चल रही थी या वायु में चल रही थी तो कण दूर दूर थे, इसलिए रुकावट कम थी, तो चाल क्या थी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जैसे अगर किसी अपवर्तनांक अधिक वाले माध्यम में प्रकाश की किरण को डालते हैं तो अपवर्तनांक अधिक होगा तो क्या होगा, उनके कण पास पास होंगे, जिससे वहां पर जो चाल होगी या कहा जाए रुकावट होगी वो अधिक होगी। इस कारण से चाल का मान भी कम हो जाता है। अब वो कितना कम होता है वह डिपेंड करता है अपवर्तनांक पर। तो यहां पर बात कर रहे थे प्रकाश के अपवर्तन में यहां पर कौन सी चीज चेंज होगी, वेग, और मार्ग तो बता ही चुके। अब अगली कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, चेंज हो जाती है तीव्रता। तीव्रता का मतलब क्या होता है, प्रकाश की किरणों की संख्या, या आप बोल सकते हो फोटानों की संख्या। देखो, प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो रहा है। अगर हम मान लें कि यहां पर प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं तो उनका संपूर्ण का अपवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, जैसे हमने कहा यदि यहां पे 100 किरणें आ रही तो यहां पे 90 तो अपवर्तित होकर बाहर निकल जाएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी किरणें होंगी जिनका हो जाएगा परावर्तन, या कहा जाए जो किरणें अपवर्तित नहीं होंगी। तो इसका मतलब है पहले जितनी किरणें थी अपवर्तन के पश्चात उतनी किरणें तो नहीं प्राप्त हुई, तो क्या कम हो गया, इसका इंटेंसिटी या बोल सकते हैं तीव्रता कम हो जाएगी। तो प्रकाश के अपवर्तन में तीव्रता में भी परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं तरंग दैर्ध्य की। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन में तरंग दैर्ध्य में भी परिवर्तन होता है और यह भी निर्भर करता है माध्यम के अपवर्तनांक पर।
अब आपसे क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के अपवर्तन में वह ऐसे भौतिक राशि बताइए जिसका परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए यदि हम बात करें कि आवृत्ति की, तो आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति या इसी को आप बोल सकते हो प्रकाश का गुण, प्रकाश की जो आवृत्ति होती है माध्यम पहले से दूसरे में जाने पर या बोले अपवर्तन में चेंज नहीं होती है। प्रकाश के अपवर्तन में जो आवृत्ति है जितनी पहले थी उतनी ही बाद में भी रहती है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन सी चीजें चेंज होंगी, तो आप बोलोगे वेग चेंज होता है, तीव्रता चेंज होती है, तरंगदैर्ध्य और मार्ग चेंज होता है। लेकिन कौन सी चीज चेंज नहीं होती है, तो आवृत्ति चेंज नहीं होती है। अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम की बात कर लेते हैं। तो देखो प्रकाश के अपवर्तन के यदि नियम की बात करें तो हम लोगों ने परावर्तन के नियम पढ़े थे। सेम इसी प्रकार से अपवर्तन के भी नियम होते हैं कि जो प्रकाश की किरण आती है उस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। अपवर्तन हुआ है इसलिए अपवर्तन के पश्चात जो किरण प्राप्त होती है इस किरण को हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अभिलंब के साथ सदैव कोण लिए जाते हैं, इसलिए अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। लेकिन यदि बात करें अपवर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उस कोण को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। अब जिस बिंदु पर ये मिलते हैं इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है। अब यदि हम कहें इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, भाषा में लिखना चाहते हैं, तो देखिए यदि भाषा में लिखें आप अपवर्तन के नियम को तो क्या लिख सकते हैं? पहला नियम लिख सकते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या बताया? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तल का अर्थ होगा पृष्ठ, तो तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। अब नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो देखिए सेकंड नियम जो होता है इस नियम को एक नाम भी देते हैं। इस नियम को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। अलग से भी क्वेश्चन आता है कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो यदि सेकंड नियम की बात करें तो देखो यहां पे बताया जाएगा आपतन कोण की ज्या, और ज्या का अर्थ होता है यहां पर साइन से। साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्या बोलते हैं। तो आपतन कोण की ज्या यानी कि हम बोल सकते हैं साइन आई। अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब होगा साइन आर। इन दोनों का जो अनुपात होता है वह नियतांक होता है। क्या बताया? कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है और इसे हम क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो दूसरा नियम क्या लिखेंगे हम लोग? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अब बात करते हैं नियतांक का मान किसके बराबर होता है। अगर नियतांक के मान की बात करें तो देखो यदि हम मान लें कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक है n1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है n2, तो देखिए माध्यम के अपवर्तनांक को हमने पहले को माना n1 और दूसरे को माना है n2, तो नियतांक जो होता है वह होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर। कहने का मतलब इसे हम क्या लिखते हैं? 1n2 पढ़ेंगे कैसे? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं n2/n1। 1n2 को क्या लिख सकते हैं? n2/n1। ठीक है, तो समझ में आई होगी बात। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे नियम की। तीसरा नियम क्या होता है? देखिए तीसरे नियम की चर्चा यदि करें तो तीसरा नियम होता है कि जब दो माध्यम हैं तो एक माध्यम विरल होगा और एक माध्यम होगा सघन। विरल और सघन का मतलब है किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा और किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कैसा होगा? अधिक। यह निर्भर करेगा विरलता और सघनता पर। जिसका अपवर्तनांक कम है उसे हम विरल बोलेंगे और जिसका अपवर्तनांक अधिक है उसे हम सघन बोलेंगे। तो हमारे जो प्रकाश की किरण है वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो हो सकता है वह विरल से सघन में जाए।
तो यदि हम कहें कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो विरल से सघन में जा रही है तो पहले से दूसरे में गई है, तो विरल पहला माध्यम है, तो n1 कैसा होगा, कम होगा, और n2 अधिक होगा। अब हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि साइन आई अपॉन साइन आर का जो मान है वह बराबर होता है n2 अपॉन n1 के, और क्योंकि हमने कहा विरल से सघन में गई है तो विरल माध्यम यानी कि n1 का मान कम है और n2 का मान कैसा है, अधिक है। जब n2 अधिक है तो n2 के सामने वाला जो साइन आई है वह भी अधिक होगा, और n1 कम है तो साइन आर का मान कैसा होगा, कम होगा। इसका मतलब है साइन आर का मान कम होगा और साइन आई का मान कैसा रहेगा, अधिक। साइन आई का मान अधिक रहेगा। अब साइन से साइन हट जाएंगे तो आर का मान किसकी अपेक्षा कम होगा, आई की अपेक्षा कम होगा। अब आर का मान कम होना चाहिए और आई का मान अधिक होना चाहिए। ये कब संभव होगा, देखिए यहां पर हमारी किरण दूर जा रही है तो आर बड़ा है और आई छोटा है, लेकिन यदि किरण क्या हो, अभिलंब के पास आ जाए, यदि किरण अभिलंब के पास आएगी तो यहां पर यह कोण हो जाएगा छोटा, और यदि यह कोण छोटा हो जाएगा तो आई का मान बड़ा होगा और आर का मान कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। इसका मतलब है यहां पर किरण कहां आनी चाहिए, अभिलंब के पास आनी चाहिए, और जब विरल से किस में जा रही है, सघन में। तो आप लिखोगे क्या कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर आती है, या आप बोल सकते हो अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, क्या बताया कि यदि विरल से सघन में जा रही प्रकाश की किरण तो वह कहां से कहां जाएगी, अभिलंब की ओर आएगी, यहां पर अपवर्तन के पश्चात। अब अगली कंडीशन की अगर बात करें, हम कह दें कि विरल से सघन की जगह सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, तो अब हम यहीं पर कहें कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण गई। अब सघन से विरल में जा रही, इसका मतलब पहला माध्यम सघन है तो n1 का मान अधिक होगा और n2 का मान कम होगा। अब हम लोगों ने अभी अभी स्नेल का नियम तो पढ़ा ही है कि साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर होता है n2 अपॉन में n1 के। अब साइन आई अपॉन साइन आर बराबर है n2 अपॉन n1 के। अब यहां पर n1 का मान अधिक है और n2 का मान है कम। अब n1 बड़ा है तो n1 के सामने वाली संख्या भी बड़ी होगी, तो यहां लिखा है साइन आर, तो साइन आर का मान इस बार अधिक होगा और साइन आई का मान इस बार कैसा रहेगा, कम रहेगा। अब साइन आर बड़ा है, साइन आई छोटा है, इसका मतलब आर बड़ा होगा आई से। अब देखिए आर का मान आई की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। आई यह दिया गया है, इससे आर अधिक हो, और आर अधिक कब हो सकता है, जब प्रकाश की किरण क्या हो, अभिलंब से दूर जाए। जब अभिलंब से दूर जाएगी तो ये कोण बढ़ेगा, और कोण बढ़ने के कारण यहां पर आई से क्या होगा, अधिक होगा। तो अब आप क्या लिख सकते हो कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वहां पर वह अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, तो यह तीसरा नियम था। यहां पर आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग स्नेल का जो नियम पढ़ा है उसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और व्यापक रूप में पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने स्नेल का नियम क्या पढ़ा था, थोड़ा हम लोग फिर से जानते हैं। देखिए हम लोगों ने स्नेल का नियम पढ़ा है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है n2 अपॉन में n1 के। अब देखो हम लोग यदि बात करें किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के बारे में, तो देखो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वह कितनी होती है, इसके बारे में अगर बात करें तो देखो प्रकाश की चाल निर्वात में तो हम लोगों को पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸, और उसको हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहें किसी माध्यम जिसका अपवर्तनांक n है और वहां पर आपसे चाल पूछ दी जाए, तो किसी माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n है वहां पर चाल होती है v बराबर c/n।
कहने का मतलब है अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है चाल, या आप बोल सकते हो v बराबर किसके होता है, c अपॉन n के। c क्या है, निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸। n क्या है, उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो कहने का अर्थ यह है कि जो चाल है वह माध्यम पर निर्भर करती है। अब हम यहां पर क्या करते हैं कि इसको अपवर्तनांक को चाल के रूप में लिखना चाहते हैं। तो देखो दूसरा माध्यम है, तो दूसरे माध्यम पर यदि हम वेग मान ले v2, तो यहां पे n बराबर क्या हो जाएगा, c अपॉन v। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, c अपॉन में v2, और बटे में अगर हम पहले माध्यम में अपवर्तनांक n1 माने हैं तो चाल मान ले v1, तो क्या आ जाएगा, c अपॉन में v1। अब यहां पर c से c कैंसिल हो जाएगा, तो c से c जब कैंसिल हो जाएगा तो देखो बचेगा क्या, c से c कट गया, आ क्या गया, v1 ऊपर पहुंच गया, तो आया v1 अपॉन में v2। क्या आया, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर यहां पे प्राप्त हो गया v1 अपॉन में v2। अब बात करते हैं यहां पर, यही जो सूत्र है हम तरंग दैर्ध्य के रूप में ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखो किसी भी तरंग के लिए v बराबर होता है न्यू लैम्डा, या आप इसी को लिख सकते हो एफ लैम्डा। यहां पर न्यू होता है आवृत्ति, और आपको अभी बताया था कि प्रकाश की जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होती। तो यदि हम मान लें कि पहले माध्यम पर तरंग दैर्ध्य है λ1 और दूसरे माध्यम पर तरंग दैर्ध्य है λ2, तो पहले माध्यम के लिए चाल v1 बराबर क्या होगा, यहां पर लिख सकते हैं न्यू इंटू λ1। अब न्यू तो चेंज नहीं होगा, दूसरे माध्यम पर न्यू इंटू λ2, तो यहां पर न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आ क्या जाएगा, λ1 अपॉन λ2। तो यहां पर जो स्नेल का नियम आया वह प्राप्त क्या हुआ, देखिए साइन आई अपॉन साइन आर बराबर प्राप्त हुआ n2 अपॉन n1, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा। फिर हमें क्या प्राप्त हुआ, v1 अपॉन में v2, और फिर हमें क्या प्राप्त हुआ, λ1 अपॉन में λ2, और इसे हम कहते हैं स्नेल के नियम का व्यापक रूप। अब बात करते हैं अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक क्या होता है, देखो अपवर्तनांक के बारे में हम लोगों ने अभी इससे पहले ही पढ़ा। पहली बात तो यह है कि अपवर्तनांक एक सापेक्ष राशि है, और अपवर्तनांक क्या होता है, देखो n बराबर हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि साइन आई अपॉन साइन आर लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो, v1 अपॉन v2 लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो, λ1 अपॉन λ2, और किसी से भी आप परिभाषित कर सकते हो। कहने का अर्थ क्या है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा के अनुपात के बराबर होता है, या बोल सकते हो प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अब यहां पर चर्चा करते हैं कि जो अपवर्तनांक है किसी माध्यम का, वह किन किन चीजों से प्रभावित होता है या किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि अपवर्तनांक जो होता है वह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रकृति, कहने का अर्थ है कि माध्यम कौन सा लिया गया है। अब माध्यम वायु है तो वायु कैसा होगा, विरल होगा, इस कारण से उसका अपवर्तनांक बहुत कम होगा। अब बात करें यदि वायु की जगह पर हम कह दें कि जल है, तो जल का अपवर्तनांक क्या होगा, वायु की अपेक्षा अधिक होगा, लगभग 1.33 होता है। अब जल की जगह यदि आपसे कह दिया जाए कांच है, तो कांच का अपवर्तनांक और अधिक होता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि माध्यम की प्रकृति चेंज होगी, माध्यम चेंज होगा, तो उसका अपवर्तनांक भी चेंज होता है। तो पहली चीज, अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब दूसरे में आते हैं कि यहां पर माध्यम तो हमारा परिवर्तित हो गया, लेकिन यदि बात करें, हम कह दें कि तापमान परिवर्तित करना चाहते हैं। कहने का मतलब माध्यम सेम है लेकिन तापमान में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर अलग अलग हो रहा है। तो देखो तापमान जब बदलता है, यदि हम तापमान को अधिक कर दें तो कण दूर दूर जाते हैं, जिस कारण से जो अपवर्तनांक n है वह कम हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि आप क्या करते हो, तापमान बढ़ाते हो, तो वहां पर माध्यम का जो अपवर्तनांक है वह कम होता है। तो ताप बढ़ाने पर माध्यम का अपवर्तनांक कैसा होगा, कम होगा। अब नंबर 3 में अगर बात करें तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, प्रकाश की
तरंग दैर्ध्य पर। अभी हम लोगों ने चर्चा ही इस बात में की है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर था एन बराबर ही आप लिख सकते हो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। कहने का मतलब है तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करेगा। अब इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, देखो तो प्रकाश की जो किरण होती है उसको हम बोलते हैं श्वेत किरण। श्वेत का मतलब है उसमें सभी रंग एक साथ चलते हैं, 7 रंगों से मिलकर बनते हैं, और 7 रंगों का जो क्रम होता है वो रेड से लेकर बैगनी तक होता है। कहने का मतलब है 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। इसके बीच में सभी रंग आते हैं। अब ये सभी रंगों की तरंगदैर्ध्य अलग अलग है, लेकिन निर्वात में इनकी जो चाल होती है वह सभी की समान होती है। वह कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में सभी रंग की चाल समान होती है, लेकिन जैसे ही निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम लाते हैं, कहने का मतलब है यदि माध्यम चेंज हो गया तो प्रत्येक रंग की चाल भी चेंज हो जाती है। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है n बराबर होता है लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। तो यहाँ पे यदि हम n को लिख दें n2 अपॉन n1, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो तरंगदैर्ध्य किसके व्युत्क्रमानुपाती है? यहाँ पर अपवर्तनांक के। तो कहने का मतलब है जिसकी तरंगदैर्ध्य अधिक होगी उसके लिए अपवर्तनांक कम होगा, और जिसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी उसके लिए अपवर्तनांक कैसा होगा? अधिक होगा। तो यहाँ पे यदि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य चेंज हो रही है तो बैगनी का देखो तरंगदैर्ध्य सबसे कम है, तो बैगनी की तरंगदैर्ध्य जब सबसे कम, तो बैगनी के लिए अपवर्तनांक का जो मान है वह सबसे अधिक होता है। और यदि लाल रंग की बात करें तो लाल रंग के लिए तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है, इसलिए इसके लिए जो अपवर्तनांक का मान है वह सबसे कम होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि किस रंग के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक होता है, तो आप बोलोगे बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक, क्योंकि तरंगदैर्ध्य इसकी कैसी होती है? सबसे कम। अब पूछा जाता है कि किस रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम, तो लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। अब बात करते हैं कि यहां पर हमने कहा कि निर्वात में प्रकाश की चाल सेम होती है, तो माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल में क्या फर्क होगा, या बात करें अलग अलग रंगों की चाल में क्या फर्क होगा। तो देखो जिसके लिए अपवर्तनांक कम, अभी चर्चा ही की थी, जिसके लिए अपवर्तनांक कम, रुकावट कम, उसकी चाल कैसी होगी? अधिक होगी। तो इसका मतलब है जब R के लिए n का मान है कम, तो यहां पर चाल कैसी होगी? अधिक। तो आप बोलोगे लाल रंग की जो चाल होती है वह सबसे अधिक होती है, और बैगनी रंग की जो चाल होती है वह कैसी होती है? कम होती है। किसी माध्यम में बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, लेकिन चाल कैसी होती है? कम होती है। लेकिन लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, लेकिन चाल कैसी होती है? अधिक होती है। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता की। उत्क्रमणीयता का अर्थ क्या होता है? देखिए, उत्क्रमणीयता का मतलब होता है कि यदि कोई क्या है प्रकाश किसी मार्ग से गई तो वह उसी मार्ग से क्या करती है? लौटती है। कहने का मतलब है कि हम लोग मान लें कि यह पहला माध्यम है जिसका अपवर्तनांक है n1, और यह दूसरा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक है n2। हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि यह क्या है? एक अभिलंब है। अब हमने कहा कि कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई तो आपतन के पश्चात वह क्या करती है? मार्ग में विचलित हो जाएगी, तो मान लेते हैं बाहर की ओर निष्कासित हो जाती है। तो ये आपतित किरण है और यह अपवर्तित किरण है। आपतित किरण जो कोण बनाती है इसको हम लोग I बोल रहे हैं, और अपवर्तित किरण जो कोण बनाती है इसको हम लोग R बोल रहे हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं कि अब उत्क्रमणीयता का अर्थ क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण इस मार्ग से जा रही है, तो यदि हम क्या करें, हम यहां से कोई प्रकाश की किरण डाल दें तो वह क्या करेगी? इसी पथ का अनुसरण करेगी। कहने का मतलब है इसी पथ से वापस लौटेगी। इसी को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीयता का नियम। अब इसके बारे में यदि हम चर्चा करें, यहां पर हम लोगों ने स्नेल का नियम पढ़ा हुआ है। हम कह रहे हैं कि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो इसके लिए स्नेल का नियम क्या होता है? साइन I अपॉन में साइन R बराबर होता है 1n2। इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमने कहा उत्क्रमणीयता का नियम फॉलो होता है, तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में यदि आ रही है, क्या बोल रहे हैं? दूसरे से पहले माध्यम में। अब यदि प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आएगी तो I की जगह क्या लिखा हुआ है? R। तो आप क्या बोल सकते हो? साइन R
अपॉन, अब यहां पे r की जगह क्या लिखा हुआ है, साइन आई, तो क्या हो गया आई। अब कहां से कहां किरण आई है, दूसरे से पहले में, इसका मतलब है आप क्या लिखोगे 2n1, यहां पर दूसरे माध्यम से कहां गई प्रकाश की किरण, पहले में, इसको हम समीकरण नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब यदि हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाएं, समीकरण नंबर 1 का मल्टीप्लाई कराएं समीकरण नंबर दूसरे से, तो क्या प्राप्त होगा, देखो साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाई साइन आर अपॉन साइन आई। यहां पे देखो साइन आई अपॉन साइन आर पहले समीकरण में लिखा हुआ है, साइन आर अपॉन साइन आई दूसरे समीकरण में लिखा है, बराबर किसके होगा 1n2 मल्टीप्लाई 2n1 के। 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, 2n1 क्या है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहां पे r से r कैंसिल हो जाएगा, i से i कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, देखिए हमें प्राप्त होगा यहां पर 1n2 मल्टीप्लाई 2n1 बराबर, यहां पे सभी चीजें कट गई, और जब सभी चीजें कट गई तो यहां पर क्या बचा, 1 बचा। तो क्या लिखते हैं हम लोग 1n2 मल्टीप्लाई 2n1 बराबर 1, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1n2 बराबर 1 अपॉन 2n1। क्या बताया, 1n2 बराबर, यह दूसरी तरफ गया तो 1 अपॉन 2n1। अब यहीं पर दो माध्यम की जगह दो से अधिक माध्यम दे दिए जाए, कहने का मतलब है 3 माध्यम दे दिया जाए, तब आप लोग उत्क्रमणीयता का नियम किस प्रकार से लगाओगे। तो यदि 3 माध्यम है, हम लोग मान लें कि कोई पहला माध्यम है, मान लेते हैं जैसे वायु है, और इसका अपवर्तनांक है n1। अब यह दूसरा माध्यम है, इसको हम लोग मान लेते हैं अपवर्तनांक n2, और इसको हम कांच मान ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। और तीसरा माध्यम है क्या, जल है, और इसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं n3 है। अब 3 माध्यम है, यहां पे कांच है, यह जल है, और आपसे कहा जाए इन तीनों माध्यम के लिए आप क्या करो, उत्क्रमणीयता का नियम लगाओ। तो देखो तीनों माध्यम की अगर चर्चा करते हैं तो प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी, तो यह वायु है और यह क्या है, कांच है, तो कहां से कहां आई, विरल से सघन में, और विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब की पास आएगी, यानी कि थोड़ा सा अभिलंब के पास बना लेते हैं। अब आपको पता है कि जो आपतन कोण है यह आई कहलाएगा, तो यहां पर यह अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, इसको हम R1 मान लेते हैं। अब यह प्रकाश की किरण यहां पे ध्यान देंगे तो यहां से कांच से जा रही जल में, तो थोड़ा अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब से दूर हटा देते हैं। अब यहां पे यह R1 है कोण, तो यहां देखो ये दोनों किरणें समांतर हैं क्योंकि अभिलंब है दोनों, तो यहां यह R1 है तो यह भी R1 हो जाएगा एकांतर कोण से, इसको हम मान लेते हैं R2। अब बात करते हैं यहां से फिर से अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के पश्चात यह कोण तो R2 ही होगा, और यहां क्या है, बाहर निर्गत हुई है तो यह वायु है, और वायु में अपवर्तनांक पहले n1 था तो यहां पर n1 ही होगा, तो जो कोण होगा वह कितना हो जाएगा, I। आपतन कोण पहले जो आई था उसी कोण पर क्या होगी, किरण निर्गत होगी। तो पहले कोण क्या है, आई है हमने माना, इसका अपवर्तन कोण R1 है। इसके पश्चात यदि इस कोण की बात करें तो ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है, तो आप क्या लिख सकते हो, इसको भी R1 लिख सकते हो। अब यह R1 है तो हमने यहां पर R2 माना, तो यह कोण भी क्या हो जाएगा, R2। अब बात करते हैं, हमने कहा निर्गत किरण की बात करें तो निर्गत किरण में हमने क्या माना, इसका कोण आई मान लिया। अब देखो हम लोग स्नेल का नियम लगाते हैं सभी के लिए, तो यदि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम के लिए स्नेल का नियम लगाएं तो क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन R1, क्योंकि R1 लिखा हुआ है यहाँ पे, कितना हो जाएगा, पहले से दूसरे में गया है तो लिख सकते हैं 1n2, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब दूसरे से तीसरे के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो आई की जगह यहां R1 है तो साइन R1 बटे में क्या आएगा, साइन R2, तो यहां लिख सकते हैं साइन R2 बराबर, दूसरे से तीसरे में गया तो लिख सकते हैं 2n3, और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब तीसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रहे हैं, यानी कि वायु में जा रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन R2 अपॉन, R2 का मतलब यह है आपतन कोण R2 अपॉन में साइन, और निर्गत कोण कितना है, I, तो हम यहां पर लिख सकते हैं I बराबर में, हम लोग तीसरे से कहां गए, पहले में, तो लिख सकते हैं 3n1, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं।
तीनों समीकरणों का गुणा करवा लेते हैं। समीकरण नंबर 1 गुणे समीकरण नंबर 2 गुणे समीकरण नंबर 3। और जब तीनों समीकरण का आपस में गुणा कराने जाएंगे तो देखो साइन आई से साइन आई कट जाएगा, R1 से R1 कट जाएगा, सब ऊपर नीचे लिखे हुए। R2 यह बटे में लिखा है, यहां पर ऊपर लिखा हुआ है, तो R2 से R2 कट जाएंगे, तो इस तरफ के सभी मान कट जाएंगे। आएगा क्या, इस तरफ 1 आएगा, बराबर इस तरफ क्या प्राप्त होगा 1n2 मल्टीप्लाई 2n3 मल्टीप्लाई 3n1। कहने का मतलब है यदि 3 माध्यम दिए गए हैं तो उनके अपवर्तनांकों का गुणन जो होगा वह भी किसके बराबर होगा, 1 के। कितना, 1n2 मल्टीप्लाई 2n3 मल्टीप्लाई 3n1 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। अब ऐसे ही आपको चाहे जितने माध्यम दे दे, मान लो 4 दे दिए तो क्या लिखोगे फिर 1n2 मल्टीप्लाई 2n3 मल्टीप्लाई 3n4 मल्टीप्लाई 4n1 बराबर 1। यहां पर सभी का जो गुणन होगा वह किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ते हैं।